वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस विद इट्स रेगुलेशन। तो हम जान लेते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली उस टाइम में होता है जब आदमी फास्टिंग कंडीशन में होता है और शुगर सोर्स अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, फास्टिंग टाइम में बेसिकली शुगर सोर्स अवेलेबल नहीं होता है। और हम जानते हैं मेन शुगर सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट। उसमें ग्लूकोज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो जब ग्लाइकोलिसिस हमारे शरीर में उतना अबाउंडेंट नहीं होता है तो हमारे शरीर में डिफरेंट अदर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो दूसरे अदर मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, लाइक लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल और डिफरेंट अमीनो एसिड। ठीक है, ठीक है, इनसे ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है और फिर ग्लूको ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो मीनिंग है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज, ग्लूको माने ग्लूकोज, नियो माने नया, जेनेसिस माने जनरेशन होना। ठीक है, तो नए तरीके ग्लूकोज का जनरेशन होना, ये बेसिकली लीवर और किडनी में होता है और डिफरेंट हार्मोनल सिग्नल से ये कंट्रोल होता है। ठीक है, मेजर साइड इसका लीवर है जहाँ ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक, तो लीवर के पास पोटेंशियल होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस करने का क्योंकि इसके पास एसेंशियल एंजाइम होते हैं जो इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो किडनी और लीवर में ज्यादा करके होएगा और पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट करेगा। ठीक, बाकी शरीर के डिफरेंट पार्ट में इस चीज की मतलब ये चीज इतना होता नहीं है। ग्लूकोनियोजेनेसिस बॉडी शरीर में डिफरेंट पार्ट में उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि मतलब जो कि लीवर में होता है और किडनी में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या होता है बेसिकली, पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट से ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो ये हैं एंजाइमेटिक स्टेप ये रिवर्सिबल है। ठीक, तो रिवर्सिबल है और साइटोसॉल में हो रहा है तो इसका मतलब सारे एंजाइम वही होंगे क्योंकि आप देख सकते हैं ये उल्टा है, ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा है और ये साइटोसॉल में हो रहा है तो सेम चीज आपका। ठीक है, रिवर्सिबल मेम्ब्रेन में तो सारे एंजाइम जो हैं आपके क्या होंगे, ग्लाइकोलाइसिस के ही होंगे। वो स्टेप जहां पे फास्फेट निकल रहा है या ऐड हो रहा है उस स्टेप के एंजाइम अलग होते हैं, उनको आपको याद करने हैं। जैसे पायरुवेट यहाँ पे है और यहाँ पे यहाँ पे पहला वाला स्टेप है, यहाँ पे एटीपी बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे एटीपी जुड़ता है या फास्फेट डोनेट होता है तो वो एंजाइम होता है काइनेस। ठीक है, और अगर एटीपी निकल रहा सॉरी फास्फेट निकल रहा है तो वो फास्फाटेस होता है। ठीक है, सिंपली ग्लूकोज सिक्स फास्फेट फास्फाटेस नाम से लिख सकते हैं या ग्लूकोज सिक्स फास्फाटेस भी लिख सकते हैं आप। जैसे कि पहला वाला एंजाइम है, रिमेनिंग एंजाइम आपके सेम रहेंगे जो ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं। तो आप ग्लाइकोलाइसिस अगर याद कर लेते हैं तो सेम चीज आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, ये हार्मोनल सिग्नल से होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकागॉन, कार्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। जब ब्लड शुगर का लेवल कम होता है तो हार्मोन ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है जो प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को। ग्रोथ हार्मोन कार्टिसोल प्रमोट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, या ग्रोथ हार्मोन और कार्टिसोल भी ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोमोट करते हैं। ठीक है, इंसुलिन ये प्रिवेंट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय द रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम। मतलब इंसुलिन जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को लेस करता है, कम करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिजीज कंडीशन रखी हुई है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, द कंट्रोल ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हेन अपसेट बाय द इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस अपसेट हो जाता है। मतलब कि ये प्रॉपरली काम नहीं करता है या इसका मिस रेगुलेशन होता है। तो एक डिजीज टाइप कंडीशन होती है। ठीक है, जो सेल की जो पर्टिकुलर सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन के अगेंस्ट, ठीक है, उसको ये हैम्पर करता है। ठीक है, ये बस ये समझ लिए मोटा मोटा कि इंसुलिन इससे रिलेटेड है और इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, मतलब ये इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड ग्लूकोनियोजेनेसिस से रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन होती है उसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो ये डेडली कंडीशन हो सकता है, फेटल कंडीशन हो सकता है जिससे कि पर्टिकुलर पर्सन की डिवाइस भी हो सकती है। ठीक,
तो ये ओवरऑल ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है। इसमें आप यहाँ पे इस फिगर को देख के इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये को मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूरिया साइकिल इन डिटेल एंड डिस्कस इन इम्पोर्टेंस। ठीक, तो यूरिया साइकिल क्या होता है? हमें जैसे मालूम है कि नाइट्रोजनस हम लोग हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। तो जो एक्सेस में नाइट्रोजन होती है वो हमारे बॉडी से यूरिया के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, हमें मालूम है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस उनको कैटेगराइज किया, जैसे एमिनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो हम लोग यूरियोटेलिक हैं। ठीक है, हमारे शरीर से जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो यूरिया के फॉर्म में निकलता है। और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये प्रोड्यूस होता है यूरिया साइकिल के थ्रू, जो कि आपके लीवर में होता है। और यूरिया जो है लीवर में होता है और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है किडनी में, जहां पे यूरिन के साथ निकल जाता है। ठीक, यूरिया बेसिकली ये ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है और किडनी में क्षमता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, यूरिया साइकिल और डिस्कस इज इंपॉर्टेंस। यूरिया साइकिल क्या होता है? तो हमारे शरीर के जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। ठीक है, इसमें जो वेस्ट अमोनिया होता है, वेस्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है, वो हमारे शरीर से कैसे निकलता है? वो यूरिया साइकिल के थ्रू निकलता है। जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाए, जैसे अमीनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो जैसे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो डायरेक्टली अमोनिया को ही पानी में एक्सक्रीट कर देते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो हमारे शरीर में यूरिया साइकिल होता है। यूरिया साइकिल होता कहाँ है? ये लीवर में होता है। और ये जो यूरिया होती है जो लेस टॉक्सिक होती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आती है और किडनी उसको फिल्टर करता है और यूरिन के साथ साथ एक्सक्रीट कर देता है। इसकी खोज किसने की थी? क्रेव्स, हेंसलिट एंड कोर्स हेंस क्रेव्स एंड कर्ट हेंसलिट ने की थी, इसलिए क्रेव्स हेंसलिट साइकिल भी बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जो कि अमीनो एसिड से आता है, ये दोनों मिलकर कार्बामाइल फास्फेट बनाते हैं। और कार्बामाइल फास्फेट के बाद सबसे पहले कार्बामाइल फास्फेट ऑर्निथीन से मिलकर सेट्रोलिन बनाता है। तो जो कार्बामाइल फास्फेट और सिट्रुलिन वाला स्टेप है, ये वाला पार्ट जो है इसकी जो सिंथेसिस होती है, ये किसके थ्रू होती है? कार्बामाइल फास्फेट सिंथेस 1 CPS1 एंजाइम के थ्रू होती है। और ये एंजाइम जो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। रिमेनिंग पार्ट जो होता है आपका साइटोसॉल में होता है। तो सिट्रुलिन से अर्जिनोसक्सिनेट बनता है और सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ मिलके। अब ये देखिए एस्पार्टेट क्या है? एस्पार्टेट एक अमीनो एसिड है। ये कहाँ से आता है? ये आता है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि आपका अमीनो एसिड जहाँ सिंथेसिस हो रहा है, या ये आके कहाँ से क्रेब्स साइकिल से भी आ सकता है। ठीक है, तो अर्जिनोसक्सिनेट बनता है। अर्जिनोसक्सिनेट बनता है तो इसके बाद इसमें से एक फ्यूमेरेट निकल जाता है और अर्जिनिन बनता है। अर्जिनिन हम जानते हैं एक अमीनो एसिड है। ठीक है, अर्जिनिन के से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और यूरिया निकल जाता है। उससे एक अनयूजुअल अमीनो एसिड बनता है जिसे ऑर्निथीन बोलते हैं। ऑर्निथीन फर्दर कार्बामाइल फास्फेट से बना ऐड ऐड होके सिट्रुलिन बनाता है। ठीक है, तो ऑर्निथीन के पास पावर होती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में मूव कर सके और अपना ये कार्बामाइल फास्फेट से मिलके सिट्रुलिन बना सके। ठीक है, और ये जो आपका पहला वाला स्टेप है कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ये आप याद रखें। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो आप यूरिया साइकिल लिख सकते हैं। ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड, अर्जिनिन। ठीक है, जैसे CaAO अगर आप याद कर लेते हैं CaAO। ठीक है, पहले पहले इनिशियल याद कर लिया CaAO, सिट्रोलिन, अर्जिनोसक्सिनेट, अर्जिनिन, ऑर्निथीन, मतलब 4 हो गया। 4 कंपाउंड याद कर लेंगे तो आप आराम से यूरिया साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ बायोएनर्जेटिक्स लिखी है कि कहाँ पे कितना एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक,
तो आप इसको याद ध्यान में रखेंगे कहाँ कहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। जैसे कि ये वाला फिगर है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप है, यहाँ पे 2 एटीपी लग रहा है, ठीक, और 1 एटीपी आपका यहाँ पे लग रहा है, तो मतलब कि ये एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है। तो यूरिया के फॉर्मेशन में एनर्जी लगती है। ठीक है, टोटल 3 एटीपी यूटिलाइज हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, आगे इसका रेगुलेशन कैसे होता है? इसका रेगुलेशन डिफरेंट टाइप के डिफरेंट हार्मोन से होता है ना। ठीक है, तो इसमें चलिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि ये कैसे होता है। ये एलोस्टेरिक जो होता है, ये एलोस्टेरिकली कंट्रोल होता है एन स्टाइल ग्लूटामेट से, जो कि एक अब यहाँ पे देखेंगे सीपीएस वन आर, ये जो सीपीएस वन वाला स्टेप है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये पहला स्टेप है, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, क्योंकि इसके बाद वाले जो स्टेप होंगे इस पे डिपेंड करते हैं। और ये एलोस्टेरिकली एक्टिवेट होता है एनास्टाइल ग्लूटामेट से। ठीक है, और जो इसका रेट ऑफ यूरिया सिंथेसिस जो लीवर में होता है, इसका कंसंट्रेशन एल स्टाइल ग्लूटामेट से कंट्रोल होता है, रिलेटेड होता है। एल एन स्टाइल ग्लूटामेट ग्लूटामेट का एक डेरिवेटिव है जो इसको कंट्रोल करता है। ठीक, मतलब ये सब अनयूजुअल अमीनो एसिड हैं जो इसके कंसंट्रेशन को, मतलब इस पर्टिकुलर साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसी में एक और चीज समझ लीजिए कि यूरिया साइकिल और टीसीए साइकिल कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे है ये यूरिया साइकिल, इसके बगल में टीसीए साइकिल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहला स्टेप है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? टीसीए साइकिल से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था एस्पार्टेट जो था, यहाँ पे अर्जिनोसक्सिनेट सेटुलिन से मिलकर अर्जिनोसक्सिनेट बना रहा था। तो एस्पार्टेट कहाँ से आता है? ऑक्सैलोएसीटेट का डेराइव्ड होता है और एस्पार्टेट बनता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका साइकिल कंप्लीट होता है, आगे बढ़ता रहता है। और अर्जिनोसक्सिनेट क्या होता है? एक फ्यूमेरेट डोनेट करता है। ये फ्यूमेरेट डायरेक्टली टीसीए साइकिल में अटैच हो जाता है और क्रेब साइकिल को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों साइकिल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो एस्पार्टेट और फ्यूमेरेट के थ्रू टीसीए साइकिल और CO2 के थ्रू टीसीए साइकिल और यूरिया साइकिल जुड़े हुए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो याद करिए, बस इतना याद रखिए कि एस्पार्टेट, फ्यूमेरेट और CO2 ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, केवल 2 गोले बना दीजिए और यहाँ पे CO2 दिखा दीजिए, एस्पार्टेट और फ्यूमेरेट दिखा देंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। साइकिल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन-कौन से हैं? तो इसमें है हाइपर अमोनिया टाइप 1, हाइपर अमोनिया टाइप 2, सिट्रुलिनेमिया है, अर्जिनोसक्सिनिक एसिडूरिया है और हाइपर अर्जिनिएमिया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एंजाइम कौन से हैं? ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये बता सकते हैं डिफरेंट टाइप की डिजीज होती हैं जिसमें अमोनिया कंडीशन ज़्यादा हो सकती है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम है, ठीक है, इसके जो एंजाइम है जो यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज है, ये एंजाइम है सेकंड एंजाइम, ट्रांसकार्बामाइलेज है। ठीक है, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज है। ठीक, और यहाँ पे अर्जिनोसक्सिनेट सक्सिनेस क्लीव। ठीक है, मतलब कि अर्जिनोसक्सिनेस है और एक एंजाइम है अर्जिनेस। 5 एंजाइम हो गए। तो 5 एंजाइम की कमी से कौन कौन से होते हैं ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर याद करना चाहें तो हाइपर अमोनिया टाइप 1, हाइपर अमोनिया टाइप 2, सिट्रुलिनेमिया जो अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज की कमी से होता है और इसके गड़बड़ी से होता है, कमी या कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अर्जिनोसक्सिनेट एसिड्यूरिया है, अर्जिनोसक्सिनेस की कमी से होता है या इसके मिस रेगुलेशन से होता है। सेम तरीके से अर्जिनेस के मिस रेगुलेशन से हाइपर अर्जिनेमिया होता है। ठीक है, तो ये 5 एंजाइम होते हैं, 5 डिफरेंट टाइप की डिजीज कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूरिया साइकिल हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो जो ट्रांसफर होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फैटी एसिड हमने पहले भी डिफाइन किया है कि फैटी एसिड क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, किनके? हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन कैसे होने चाहिए? लॉन्ग चेन होने चाहिए, मतलब कि 5 4 से 5 कार्बन से शुरू होके
18 से 20 कार्बन तक ये पहुंच सकते हैं, तो वो फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, तो इनका इन ये किस काम में आते हैं? पहली चीज तो इनका सिंथेसिस कैसे होता है, और दूसरा चीज इनका कैटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो सिंथेसिस मैंने आप अभी आगे आएगा सिंथेसिस, ठीक है, लेकिन पहले इनका कैटाबॉलिज्म हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये आपके फैटी एसिड होते हैं, इनका सिंथेसिस साइटोसॉल में होता है। ठीक है, साइटोसॉल में होता है, लेकिन इनका जो डिग्रेडेशन होता है या कैटाबॉलिज्म होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। तो क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है वो डायरेक्टली इसके लिए परमीबल नहीं होती है। तो सबसे पहले फैटी एसिड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को पास करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसे कार्निटाइन ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ठीक है, ये रेगुलेट होता है दो एंजाइम के थ्रू, एक होता है CPT1 और होता है CPT2 के थ्रू होता है। दोनों एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फंसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, फैटी एसिड जो होते हैं, जैसे मान लीजिए पामिटिक एसिड है, तो पामिटिक एसिड का एक्टिवेशन होगा, कहाँ पे होगा, साइटोसॉल में होगा, और ये कोएंजाइम ए साथ मिलके फैटी एसाइल CoA पामिटोइल एसाइल CoA बना लेंगे। ठीक, और ये एनर्जी डेराइव स्टेप है, तो यहाँ पे एटीपी यूज होता है, एएमपी निकलता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोसॉल में रिलीज होता है। ठीक है, ये पहला स्टेप है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, एक है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे देख सकते हैं कार्नेटाइन के साथ मिलके फैटी एसाइल CoA, जो फैटी एसाइल CoA हमारा था, जो आपके साइटोसॉल में एक्टिव हुआ था। ठीक है, कार्नेटाइन के साथ मिलता है, और यहाँ पे जो पहला एंजाइम है CPT1 इस रिएक्शन को स्टार्ट करता है और एसाइल कार्निटाइन बनता है। और यहाँ पे देखोगे ये जो CoA है, ठीक है, ये कहाँ रिलीज हो जाएगा, साइटोसॉल में। तो मतलब क्या है कि ये साइटोसॉल में रिलीज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि एसाइल कार्निटाइन आपके साइटोसॉल में घुस जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे CPT2 जो है, CPT2 इसको डिसोसिएट करेगा, और यहाँ पे आपका जो कार्नेटाइन होगा इसको एसाइल एसाइल जो आपका ग्रुप है इसको CoA के साथ फिर से ऐड कर देगा, तो एसाइल CoA बन जाएगा और कार्नेटाइन फिर से रिलीज हो जाएगा, और ये कार्नेटाइन ट्रांसपोर्ट होके फिर आउटर मेम्ब्रेन में आ जाएगा। इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी और ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि आपका एसाइल CoA जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गया तो यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन आप यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन भी आप देख सकते हैं इसके बाद कैसे होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होता है कि फैटी एसाइल CoA जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गया, तो यहाँ पे देख सकते हो अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है। ठीक है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं। तो अल्फा कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन इससे जुड़ा हुआ कार्बन है। तो सबसे पहले एंजाइम जो एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेस इस पे एक्ट करता है, और इसमें FAD जो होता है रिड्यूस हो जाता है, तो FADH2O बनता है। यहाँ पे दो देख रहे हैं हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो बनता है प्रोडक्ट बनता है वो ट्रांस इनोइल CoA बनता है, और यहाँ पे देखिए डेल्टा नॉमेनक्लेचर हुआ है, तो यहाँ पे 2 कार्बन लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ से एक दो दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, ट्रांस टू डेल्टा 2 इनोइल CoA बन रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है फर्दर, पहले रिडक्शन हुआ, पहला ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया इससे, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्राटेज, यहाँ पे एंजाइम है इनोइल CoA हाइड्राटेज, और यहाँ से H2O एंटर हो गया। H2O एंटर हो गया मतलब H2O एंटर हुआ मतलब यहाँ पे फिर से डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन हो गया इसका, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे H और OH, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, इसके बाद जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 3L हाइड्रोक्सिल एसाइल CoA। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एसाइल CoA बनता है क्योंकि ये हाइड्रोक्सी रेटेड होता है। यहाँ पे OH आयन जुड़ गया, OH जुड़ गया है और H इधर भी जुड़ गया, इससे डबल बॉन्ड आपका रिलीज हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ पे NADH रिड्यूस होगा, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा L हाइड्रोक्सिल
COA डिहाइड्रोजनेस। ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका दो हाइड्रोजन फिर से निकल गए, अब एक हाइड्रोजन निकल गए यहाँ पे। तो अब अच्छा एक चीज समझिए, यहाँ पे इनोइल फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे कीटो एसाइल फॉर्म है, ठीक है। इनोइल फॉर्म पहले बना, फिर कीटो एसाइल फॉर्म बाद में बना, ठीक है। यहाँ पे कीटोन, कीटोन ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हैं बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका कंपाउंड बनता है वो बीटा कीटो एसाइल COA बनता है। और इसके बाद यहाँ पे एक COASH जुड़ता है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है बीटा कीटो थायोलेज, बीटा कीटो थायोलेज बनता है। इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है आपका क्लीव हो जाता है, बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे देखेंगे दो कार्बन का लॉस हो गया, जो मेन चेन थी उससे दो कार्बन का लॉस हो गया, ठीक है। और आपका एक एसिटाइल COA रिलीज हो गया, और आपका रिमेनिंग जो फैटी एसिड बचा उसमें दो कार्बन का लॉस हो गया, मतलब दो कार्बन एटम कम हो गए, ठीक है। इस तरीके से इसका डिग्रेडेशन होता है। अब जैसे मान लीजिए 16 कार्बन का है तो 7 साइकिल चलेगी, तो टोटल 8 एसिटाइल COA बन जाएंगे। 8 एसिटाइल COA बन मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये जाके फिर से क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएंगे और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसका ओवरऑल प्रोसेस या बायो एनर्जेटिक क्या है, यहाँ पे देखेंगे 7 FAD, 7 NAD, 7 COASH और 7 वाटर मॉलिक्यूल मिलके 8 एसिटाइल COA बनाते हैं, 7 FADH2 बनाते हैं, 7 NAD बनाते हैं, और 7 हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, और एक ATP यहाँ एक्टिवेशन में कंज्यूम होती है, ठीक है। तो अब इसको टोटल आप जोड़ लीजिए, ठीक है। 8 एसिटाइल COA अगर मान लीजिए यहाँ पे है, और एक क्रेब साइकिल में अराउंड 12 बनते हैं, तो 12 8 96 आपके ATP बन गए। 7 अगर मान लीजिए दो, एक FAD दो ATP बनाता है, और 7 NAD, मतलब एक NAD 3 ATP बनाता है, 7 3 21, और 7 दूनी 14, 21 14 35 यहाँ हो गया, और 96 यहाँ हो गया, तो अराउंड 130 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं एक कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड, सॉरी, एक पामिटिक एसिड मॉलिक्यूल से, ठीक है। अगर एक पामिटिक एसिड पूरा कंट्रोल वो होगा, डिसोसिएट होगा, बीटा ऑक्सीडाइज होगा, तो टोटल 130 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज deuterion, what is predominant pH for the amino acid in solution as deuterion for amino acid, explain the transamination with the suitable example, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ज्यूटर आयन को समझते हैं। तो ज्यूटर आयन क्या होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव और निगेटिव कैरेक्टर बहुत होता है, मतलब वो एच आयन, ओ एच आयन या इस तरीके के डिफरेंट ग्रुप को, जैसे CO है वो निगेटिव है, अमोनिया है, अमोनियम ग्रुप है वो पॉजिटिव है, तो दोनों को पोजेस करते हैं, तो दोनों को पोजेस करते हैं, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव रीजन दोनों होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक है। इसमें डुअल कैरेक्टर होता है, तो इसे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल या एम्फोटेरिक बोथ बोलते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं कि इसका प्रीडोमिनेंट पीएच पूछा हुआ है, तो क्या होता है कि जब इसमें दोनों कैरेक्टर हैं तो एसिड और बेस दोनों से इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस तो मतलब एसिड और बेस से दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे और दोनों से इंटरैक्ट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नेट चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे न्यूट्रलाइज होता है ना, ठीक है। उसमें टोटल जो, अब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पीएच है, मतलब पीएच ऐसा आपने ऐड किया, पीएच कंडीशन कैसे होती है जब एसिड या बेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप बेसिक कंडीशन ऐड करेंगे तो वो फेवर करेगा पॉजिटिव आयन को, सेम तरीके से एसिडिक कंडीशन ऐड करेंगे तो निगेटिव आयन को या बेसिक कंडीशन को प्रमोट करेगा। तो एक पर्टिकुलर पीएच पे दोनों चीज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो वो कंडीशन क्या कहती है, प्रीडोमिनेंट पीएच, और इसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर हम अमीनो एसिड के कंटेक्स्ट में देखते हैं, तो अमीनो एसिड के कंटेक्स्ट में क्या हो गया कि अगर पर्टिकुलर पीएच पे ना, पर्टिकुलर पीएच पे दोनों जो चार्ज हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और नेट चार्ज जीरो हो जाता है, ठीक। तो ऐसे पीएच को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, दिस इज द प्रीडोमिनेंट पीएच। अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखिएगा, ज्यूटरायन वो मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, और प्रीडोमिनेंट पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जिसपे नेट चार्ज जीरो होता है, उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसएमिनेशन, इसमें पूछा हुआ ट्रांसएमिनेशन क्या होता है। ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन दो टर्म हैं जो आपको समझने होंगे अगर आप एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म को समझना चाहते हैं। तो ट्रांसएमिनेशन क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अमीनो एसिड है, तो उससे अमीनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे किसी कंपाउंड पे, जिसकी वजह से एक अमीनो एसिड अमोनिया फ्री हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें अमीनो मिलके तो वो एक पर्टिकुलर नए अमीनो एसिड को जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अमीनो एसिड एंड न्यू कीटो एसिड का, ठीक है, वाइसे वर्सा, ठीक है। अमीनो एसिड प्लस कीटो एसिड रिजल्टिंग अमीनो एसिड प्लस कीटो एसिड, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड का पार्ट, कोई मान लीजिए कोई अमीनो एसिड है, उसके अंदर पर्टिकुलर फंक्शन स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन दूसरा अमीनो एसिड नहीं ट्रांस स्टार्ट कर सकता है। जैसे ग्लूटामेट अस्पार्टेट कंडीशन में होता है, जो यूरिया साइकिल में या दूसरे रिएक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं ना। ग्लूकोज एलानिन साइकिल इस तरीके की चीजों में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं। उस सब रिएक्शन में ट्रांसअमीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है उस तरीके के अमीनो एसिड के जनरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है एलानिन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो यहाँ पे पायरुवेट बन जाएगा और ग्लूटामेट बन जाएगा, ठीक है। अगर पायरुवेट बन गया तो क्या करेगा, ये आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसी रिएक्शन है उसको स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एलानिन से डायरेक्टली पायरुवेट बन गया और आपका अमीनो एसिड ग्रुप जो है ग्लूटामेट के साथ जुड़ गया। अब ग्लूटामेट कहाँ जा सकता है, ग्लूटामेट जाएगा आपके न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस से। तो ओवरऑल सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, और सब चीज एक होलिस्टिक वे में चलता रहता है सेल के अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल द बायोकेमिस्ट्री, ठीक। इतना क्वेश्चन हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्शरी एंड क्वाaternary लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसको हम समझते हैं। देखिए हमारे पास एक फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, डिफरेंट हायरार्की है स्ट्रक्चर की। तो पहला जो हमारा सबसे बेसिक होता है वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये कैसे स्टेबलाइज होता है, ये पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू होता है। जैसा कि हमने पहला बताया था, डिफरेंट अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं कार्बोक्सिलिक टर्मिनल एंड टर्मिनल पे और अमीनो टर्मिनल पे, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर केवल पेप्टाइड बॉन्ड पे रिलाई करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं और ये कैसे स्टेबलाइज होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होते हैं। और जब डिफरेंट तरीके के बॉन्ड जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वंडर वाल फोर्सेस और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन यहाँ पे काम करते हैं, तो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर के ऊपर जो क्वाaternary स्ट्रक्चर होता है, ये डिफरेंट पेप्टाइड चेन, जो अलग अलग पेप्टाइड चेन होती है उनके बीच में इंटरेक्शन के थ्रू बनता है, जिसे क्वाaternary स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर है फोर टाइप बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। यहाँ तक आपका हो गया। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से आप टर्शियरी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, डाइसल्फाइड ब्रिजेस हो गया, इसके थ्रू स्टेबलाइज होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दो तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट अमीनो एसिड के बीच में एक चेन हुई, एक चेन में डिफरेंट अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, उससे स्पाइरल स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसे अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। बीटा प्लेटेड शीट होता है कि एक ही चेन होती है, चेन आगे जाके टर्न हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक रस्सी है, आप लेके गए और आगे से उसको मोड़ लिया और मोड़ के लेकर आए और रस्सी के कुछ कुछ पार्ट को एक दूसरे को लेडर लाइक स्ट्रक्चर में आपने जोड़ दिया, तो बीटा प्लेटेड शीट हो गई है, बीटा प्लेटेड शीट हो गई ना। इसको आप ठीक है। तो इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं। यहाँ बीटा टर्न होता है, बीटा टर्न बीटा प्लेटेड शीट में होता है। और बीटा टर्न अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट को जोड़ने में भी काम हो सकता है। ओमेगा लूप एक तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन के डिफरेंट टाइप के हायरार्की, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर आपको इसको धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर लेते हैं, जो लिखने की लैंग्वेज है आप यहाँ से ले सकते हो, है। जैसे कि
The tertiary structure of the protein can be further folded and coiled into the quaternary structure.